दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते। वो किसी एनर्जेटिक पोर्टल के जरिए ट्रैवल कर रहे थे। अजीब तरह चीजों का गायब हो जाना। अगर कोई अचानक कहीं से एकदम गायब भी हो जाता है तो ऐसा लगता है वहां कुछ तो चल रहा है। और एक गुफा जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। आज भी कोई बर्ड्स इसके पास से जाती हैं तो गिरकर मर जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड की दूसरी जगहों पर ले जाने वाले पोर्टल्स वाकई पृथ्वी पर मौजूद हैं? और क्या स्टार गेट्स कहलाने वाले इन दरवाजों के जरिए दूसरी दुनिया के लोगों से एक संबंध बनाया जा सकता है? ये हो सकता है कि हमें इन एंशिएंट गॉड ने बनाया हो, जो स्टार गेट्स के जरिए यहाँ आए थे, और उनका इरादा रहा हो कि हम भी एक दिन सितारों में उनके साथ शामिल हो जाएं, और शायद वो दिन आ चुका है। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई प्राचीन काल में दूसरी दुनिया के लोगों ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या वो स्टार गेट्स के जरिए यहां आए थे? Aliens and Stargates। पामुक्काले, टर्की। यहां इस्तांबुल से करीब 320 किलोमीटर दक्षिण में हेरापोलिस के खंडहर हैं। एक प्राचीन शहर जो 3री सदी ईसा पूर्व में फ्रिजियंस के लिए एक पवित्र स्थान हुआ करता था। मार्च 2013 में इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्हें ऐसी चीज मिली है जिसे प्राचीन ग्रीक के लोगों ने नर्क का द्वार बताया है। ग्रीस और रोमन लोगों के पूर्वजों में दूसरी दुनिया यानी हेडेस और प्लूटो की दुनिया को लेकर एक फैसिनेशन था। कई ऐसे लोगों की कहानियां थी जो इन अनदेखी दुनिया में जा सकते थे। मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो उनके हीरोइज्म को दिखाता था। ग्रीक जियोग्राफर स्ट्राबो के हिसाब से ये गुफा, जिसका कुछ हिस्सा अब ईंटों का बना है, इसे प्लूटोनियन कहा जाता था, यानी दूसरी दुनिया के देवता प्लूटो का गेट। इसे इतना पवित्र माना जाता था कि केवल पंथ के पुजारी को ही इसके पास जाने की इजाजत थी। ये पुजारी सिबेले नाम के एक शक्तिशाली देवता की पूजा करते थे। सिबेले की शुरुआत एक देवी की तरह हुई थी जो एशिया माइनर में बहुत मायने रखती थी, और उसके बाद वो वेस्ट में ग्रीस और रोम में फैल गईं। उन्हें गेटवेज का पहरेदार कहा जाता है। टाइम और स्पेस में जाने के लिए सिबेले की परमिशन लेनी पड़ती है। निशानी के तौर पर उन्हें अक्सर दूसरी दुनिया के गेट पर खड़े हुए दिखाया जाता है। मुझे लगता है देवताओं की दुनिया ने हमेशा इंसानों को फैसिनेट किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि देवताओं की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। इसीलिए इंसानों ने हमेशा उनकी दुनिया में घुसने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढा है, उस खुशी को पाने के लिए जो इंसान को एक देवता से बात करके मिलती है। दुनिया भर की कहानियों में प्लूटोस गेट जैसे पवित्र दरवाजों का बखान मिलता है जो देवताओं की दुनिया में जाकर खुलते हैं। कई मामलों में इन दरवाजों ने सिर्फ पृथ्वी की सीमाओं के बाहर ही नहीं, बल्कि टाइम और स्पेस के भी पार निकल जाने का रास्ता दिया है। और कुछ कहानियों के हिसाब से दूसरी दुनिया के प्राणी उन दरवाजों का पता लगाकर उनके पार गए थे। पुराने जमाने से ही हमें एडवांस लोगों की कहानियां सुनाई गई हैं जो तारों की दुनिया से आते हैं, और उनमें से कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बताया गया है कि वो उन पोर्टल्स या स्टार डोर्स को पार करके आए हैं जिन्हें आज हम स्टारगेट कहते हैं। स्टारगेट एक ऐसी जगह होती है जिससे किसी दूसरे प्लैनेट पर या कई तारों की दुनिया में जाया जा सकता है। दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां ऐसा लगता है
जैसे पूर्वजों ने वो स्टारगेट्स बनाए थे। क्या ऐसे रास्ते या स्टारगेट्स सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना की उपज है, या हो सकता है इस तरह तारों की दुनिया में आना जाना वाकई प्राचीन दुनिया में होता है? अगर ऐसा है तो वो कौन है या क्या है जिसने हजारों साल पहले ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है कि टर्किश प्लूटोनियन में हुए बड़े बड़े रिचुअल्स के विवरण में और भी ज्यादा सुराग मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाशा था जब सिबेले के प्रीस्ट वहां बलि देते थे। वो एक बैल को गुफा में घुसा देते थे और वो बैल इस गुफा में गैस से मर जाता था और लोग इकट्ठे होकर ये सब कुछ देखते थे। उसके बाद प्रीस्ट उस मरे हुए जानवर को बाहर लाते थे और सब लोग ये देखते थे कि प्रीस्ट जिंदा है, जिससे उन्हें लगता था कि प्रीस्ट में कोई बहुत बड़ी शक्ति है या दिव्य स्रोत से उनका सीधा कनेक्शन है जिससे वो रिचुअल से खुद को बचा सकते हैं। उसके बाद ये साबित हो जाता था कि वो नर्क का दरवाजा है और सारे लोग डर जाते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसे रिचुअल्स होते थे और सिबिले को गेटवे का पहरेदार कहा जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि पूर्वज इस टाइम ट्रेवल और पोर्टल्स के आइडिया को लेकर कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। खुदाई से ये पता चला कि उस जगह से निकलने वाली भाप में इतने जहरीले स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती थी जो किसी की भी सांसों में चली जाए तो वो मर सकता था। एंशिएंट स्टोरी में बताया गया है कि जो भी जानवर इसके आसपास आता था वो गिरकर मर जाता था। आज भी वही होता है, कोई भी बर्ड्स इसके आसपास आती हैं तो वो गिरकर मर जाती हैं। अगर गुफा के अंदर इतनी दमदार जहरीली गैसेस थी कि एक बैल को मार दे तो पुजारी इस रिचुअल्स में कैसे बच जाते थे? क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते थे कि पुजारियों को गुप्त ज्ञान मिला हुआ था और शायद दूसरी दुनिया की सिबेले से उन्हें स्टारगेट के अंदर जाने की इजाजत भी मिली हुई थी? पामुक्काले टर्की में इसे देखकर लगता है कि ये शायद स्टारगेट टेक्नोलॉजी का एक बचा हुआ रिकॉर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ये स्पेशल प्रीस्ट्स इस एरिया में जा सकते थे। वो शायद किसी एनर्जेटिक पोर्टल से गुजर रहे थे जिसने उन्हें इस लायक बना दिया कि वो किसी दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं जो कि उस जगह से बिल्कुल अलग थी जहां लोग नॉर्मली उस एरिया में जाने के बाद पहुंचते थे। आप सोचते होंगे कि कहीं इस गुफा में कोई राज तो नहीं था जिसे वो लोग छुपा रहे थे। शायद कोई इंटरडायमेंशनल स्टारगेट टेक्नोलॉजी, और बेसिकली लोगों को डराने के लिए वो ये शो करते थे जिससे लोगों को लगे कि ये गुफा एक ऐसी जगह है जहां नहीं जाना चाहिए और असल में वहां एलियन टेक्नोलॉजी और शायद स्टारगेट्स को लेकर कोई खजाना रहा हो। क्या प्लूटोनियन वाकई किसी दूसरी दुनिया का एक स्टारगेट हो सकता है जिसे पुजारियों ने बचा कर रखा था, जिससे दूसरे लोग उस तक ना पहुंच पाए? और अगर ऐसा है तो क्यों? इसका जवाब शायद दूसरी प्राचीन जगह पर मिल जाए जो यहां से करीब 11 से 12,000 किलोमीटर दूर है, माचू पिचू, पेरू। कूस्को के उत्तर पश्चिम में करीब 80 किलोमीटर दूर एंडेज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर यह प्राचीन इनका खंडहर है। माना जाता है कि बहुत पहले 15वीं शताब्दी में यहां एक महल था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह दक्षिण पश्चिमी कोना इस जगह का मेन प्लाजा था जहां 3 खिड़कियों वाला मंदिर है। यहां 35 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े पत्थर के हॉल में एक दीवार के साथ 3 चौखानेदार खिड़कियां हैं। किताबों में लिखा है कि ये खिड़कियां जो टेम्पल ऑफ 3 विंडोज की है इस तरह अलाइन हैं कि जून की संक्रांति पर जब सूरज निकले तो वो एक परफेक्ट एंगल पर आए, जिससे गर्मियों की संक्रांति पर पहाड़ों से चढ़ते सूरज की पहली रोशनी इन खिड़कियों के जरिए पूरी बिल्डिंग को मिल सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 3 खिड़कियां इनकन की गढ़ी हुई कहानियों को दर्शाती हैं।
पुरानी कहानी के हिसाब से सूर्यदेव वीराकोचा के बच्चों ने इन्हीं 3 रहस्यमयी खिड़कियों के जरिए दुनिया में कदम रखा और इनकन सभ्यता को जन्म दिया। इनकन लोगों की जन्म की कहानी यह है कि चिल्ड्रन ऑफ द सन लोगों को जन्म देने के लिए 3 पोर्टल यानी इन 3 खिड़कियों से आए थे। कहा जाता है माचू पिचू का 3 खिड़कियों वाला यह मंदिर इस चमत्कारिक घटना की निशानी है। ये एयर ब्रदर्स गॉड वीराकोचा के बच्चे थे जो साउथ अमेरिका के लोगों के लिए सबसे पहली बार विजडम और सिविलाइजेशन की शुरुआती नियम और जीने के तौर तरीके लेकर आए थे। और इन 3 खिड़कियों से देखने पर मन इन देवताओं तक पहुंचकर एक बार फिर उनसे जुड़ सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है कि इनकन के जंग की कहानी किसी पौराणिक कहानी से ज्यादा पुरानी भी हो सकती है। उनका मानना है कि यह हजारों साल पहले होने वाले स्टारगेट ट्रैवल का लेखा जोखा हो सकता है। इस कहानी को पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे वो किसी स्टारगेट की बात कर रहे हों और ये चिल्ड्रन ऑफ द सन सूरज से आने वाली इन एडवांस्ड लोगों के पास कोई स्टारगेट टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इन गेटवेज को खोल सकते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका स्टोरी उस स्टारगेट टेक्नोलॉजी की याद दिलाती है जिसे वो उस वक्त इस्तेमाल करते थे। ऐसा हो सकता है कि एआर ब्रदर्स सचमुच में आए और वो ईकन से मिले और उन्हें बेसिक चीजें दी, जैसे कि उनका साइंस, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी बोली, सिविलाइजेशन के सारे पहलू। और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने माउंटेन की एक स्टारगेट पोर्टल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। क्या वाकई इनका एम्पायर पृथ्वी के बाहर के लोगों ने बनाया था जो पृथ्वी पर बताए गए स्टारगेट के जरिए आते थे? और क्या यही वजह है कि प्लूटोनियन जैसी प्राचीन जगह पर इतनी ज्यादा पहरेदारी थी? शायद इसका जवाब पहले ही मिल चुका है, प्राचीन दुनिया में नहीं बल्कि आज के विज्ञान में। प्रिंसटन, न्यू जर्सी, जुलाई 1935 में जब फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में मिलकर एक नया आइडिया पब्लिश किया, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से असल में स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में शॉर्टकट्स लिए जा सकते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहलाए जाने वाले इन रास्तों को आमतौर पर वर्म होल्स कहा जाता है। ये 2 दूर की जगहों को जोड़ते हैं जिससे ब्रह्मांड के सबसे दूर के सितारों तक जाया जा सकता है। आप स्पेस की एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें स्पेस की बहुत स्ट्रॉन्ग बेंडिंग होती है और स्पेस के 2 अलग हिस्से आपस में जुड़ते हैं। जैसे अगर कागज के टुकड़े को बीच से पूरा मोड़ दिया जाए और उसे पंच करके एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दें तो वो आपका बेसिक वर्म होल कहलाएगा। अगर हम अपने प्लैनेट से सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम की दूरी को देखें तो वो 4.2 लाइट ईयर्स दूर हैं, जिसका मतलब है कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए 4.2 ईयर्स तक लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा, जो करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ऐसा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वर्म होल जैसी कोई चीज। वर्म होल के जरिए शायद वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस तकनीक को साकार करने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ट्रैवल करने लायक वर्म होल बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जो हम आज पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक थ्योरी है कि एग्जॉटिक मैटर कहलाने वाली ये चीज शायद वर्म होल में आने जाने का रास्ता खोल सकती है। इसमें आपको नेगेटिव मास वाला मैटर चाहिए और हमें सिर्फ पॉजिटिव मास वाला मैटर पता है, तो हम इसे कह सकते हैं एग्जॉटिक मैटर। ऐसा नहीं है कि ये हमें मिलता नहीं है, हमें बस इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन बात ये है कि इन्हें बनाने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब सोचिए कि पूरे जुपिटर को लेकर उसके पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब में लगने वाले एनर्जी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी की बात कर रहे हैं।
वैसे ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल्स बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, अगर ऐसी चीज कभी भी बन पाई तो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि सेलेस्टियल शॉर्टकट्स पहले से ही मौजूद हैं। 1991 में वैज्ञानिकों ने वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया कि बिग बैंग की उथल पुथल ने सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं बनाया, बल्कि शायद करोड़ों साल पहले मिनी वर्म होल्स भी बनाए हैं। बिग बैंग के वक्त स्पेस टाइम आपस में मैश हो रहे थे, फैल रहे थे, सिकुड़ रहे थे। और एक थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास हिमालयन माउंटेन्स के साइज का कुछ होता तो आसपास के स्पेस टाइम इतनी बुरी तरह से स्ट्रेस्ड हो सकते थे कि वो उसी होराइजन के अंदर उस मैटर को मैश कर देते जहां ये सब हो रहा था। इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पेस टाइम आपस में मिलकर मिनी वर्म होल बनाते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से इसका नतीजा ये हो सकता था कि करीब 1 एटम के बराबर वर्म होल बन जाता। अपनी जगह लेने के बाद इन मिनी वर्म होल्स को ट्रैवल करने लायक वर्म होल बनाने के लिए बढ़ाया जा सकता था। एक चीज जो हमें पता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, मतलब वर्म होल कुल मिलाकर फैलता जा रहा है। तो जब यूनिवर्स छोटा होता है तो एक छोटा वर्म होल बनता है, और जब वो पूरा स्ट्रक्चर फैलता है तो वो पूरा वर्म होल भी फैलता है और बड़ा हो जाता है। तो अब आखिर में आपको एक बहुत बड़ा वर्म होल मिल सकता है। अगर वर्म होल्स तब बने थे जब ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ था, तो क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स बताते हैं कि दूसरे प्लेनेट पर रहने वालों ने बहुत पहले पृथ्वी पर आने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल किया हो? ऐसा हो सकता है कि वर्म होल स्टार गेट्स ओपनिंग हो और लोग उन्हीं से आते जाते हो, और कहा जा सकता है कि इसी तरह आदमी एंशिएंट गॉड से मिलता था। चिहुआहुआ, मेक्सिको। टेक्सास बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल माउंटेन रेंज के पास एक बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1200 एडी की है। इसे पकीमे और कैसस ग्रैंडस भी कहा जाता है। ये बड़े अवशेषों का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 2000 से भी ज्यादा मिट्टी के कमरे होंगे, जिन्हें खोद कर निकाला गया तो पता चला कि वहां एक वेल प्लान्ड सिटी थी जिसमें प्लाजाज, स्टोर्स, वर्कशॉप्स और मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के साथ एक एडवांस्ड वाटर और सीवेज सिस्टम भी था। पकीमे या कैसस ग्रैंडस से किसी भी डायरेक्शन में सैकड़ों किलोमीटर तक इससे बड़ी और कोई साइट नहीं है, और यहाँ अलग अलग कल्चर्स का एक इंटरेस्टिंग तालमेल है। कुछ पहलुओं में ये एक बहुत ही मेसोअमेरिकन या एस्टेक सिटी है, और वहीं दूसरे मामलों में ये एक बहुत पुएब्लो या साउथ वेस्ट कल्चर सिटी है। ये माना जाता है कि अपने शिखर पर पकीमे की आबादी 10,000 से ज्यादा थी, लेकिन फलती फूलती प्री कोलंबियन सभ्यता घट गई और 16वीं शताब्दी तक बड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि पकीमे में रहने वाले कौन थे, लेकिन यह माना जाता है कि इस इलाके में रहने वाले उनके वंशज हो सकते हैं जिन्हें ताराहुमारा कहा जाता है। ताराहुमारा अब सियरा माद्रे की घाटियों में ऊंचाइयों पर रहते हैं, और प्राचीन शहर पकीमे के बारे में जो कुछ पता चलता है वो उन कहानियों से ही पता चलता है जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली हैं। उनकी कहानियों के हिसाब से पकीमे में एक पवित्र जगह है जहां सदियों तक तारों की दुनिया के लोग दिखाई देते रहे हैं। ताराहुमारा बताते हैं कि एक लंबी सी सफेद रोशनी के रूप में ये रहस्यमयी लोग खंडरों के दरवाजों से निकलते थे। ताराहुमारा का मानना है कि स्टार पीपल आज भी चिहुआहुआ के रेगिस्तान में मौजूद हैं। उनका मानना है कि ये लंबे गोरे लोग शायद उन स्टार पीपल की निशानी है जो उन्हें सबसे पहले इस दुनिया में लेकर आए थे। उनका मानना है कि वहाँ एक पोर्टल है और ये स्टार पीपल दुनिया और दुनिया के बाहर भी आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं।
पकीमे के पूरे आर्किटेक्चर में सैकड़ों टी शेप के अजीब से दरवाजे हैं। ऐसे दरवाजे जो करीब 6,500 किलोमीटर दूर सदर्न पेरू के एक प्राचीन दरवाजे से बहुत मिलते जुलते हैं। यहां एंडीज माउंटेन्स की बहुत ऊंचाई पर यह टी शेप का एक दरवाजा है जो ज्यादा गहरा नहीं है। इसे डोरवे ऑफ अमारू मुरू कहा जाता है। कई कहानियों में इसे एक एक्टिव पोर्टल बताया गया है जो लोगों को इस दुनिया के अंदर और बाहर दोनों तरफ भेजता है। अगर ये सच ना हो तो एक इत्तेफाक हो सकता है कि पाक्वीमी में इन कॉकेशियन जैसे लोगों की नजर आने की अजीब कहानियां हो, और बिल्कुल उसी तरह की कहानियां पेरू में भी इस गेट्स ऑफ गॉड्स के साथ जुड़ी हों। ऐसा हो सकता है कि ये एक स्टारगेट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता हो, जहां से दूसरी दुनिया से आने वाले इंसान साल में उससे एक खास वक्त पर आते जाते दिखाई देते हों जब स्टारगेट एक्टिव होता है। पकीमे और अमारू मुरू के एक जैसे दरवाजे और दूसरी दुनिया के लोगों की कहानियों को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया के लोग कभी स्टार गेट्स के जरिए इन प्राचीन जगहों पर आए हों? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का कहना है कि पकीमे और अमारू मुरू जैसी जगहों पर बहुत पहले ही स्टार गेट्स नहीं थे, बल्कि आज भी पृथ्वी पर ऐसे स्टार गेट्स हो सकते हैं जो काम कर रहे हों। सारगासो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच 1100 किलोमीटर चौड़ा और करीब 3,500 किलोमीटर लंबा ये समुद्री हिस्सा सबसे अलग थलग है। इसके कोई किनारे नहीं हैं। इसके चारों तरफ दुनिया के कुछ सबसे तेज बहाव हैं और यहां कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से इसे कुछ नाम मिले हैं, जैसे सी ऑफ लॉस्ट शिप्स, द काम्स ऑफ डेथ और द सी ऑफ फियर। और हैरत की बात यह है कि चारों तरफ पानी के जबरदस्त बहाव होने के बावजूद सरगासो सी अपने आप में बहुत शांत है। इसका पानी अजीब तरह का नीला और मिस्टीरियस है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे बहावों का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, जैसे हवा रुक जाती है या वक्त थम जाता है। पहले जब सेलिंग शिप्स चला करते थे, तब अगर सेलिंग शिप्स इस एरिया में चले जाते तो बाहर नहीं आ पाते और उन्हें देखकर लगता था जैसे वो सरगासो सी में फंस गए हों। बोट एकदम सही सलामत मिल जाती है, लेकिन उसमें बैठे लोग बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि कहा जाता है कि सारागासो सी का पानी बहुत ही शांत है। सरगासो सी से गायब होने की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर खबर शायद अगस्त 1840 में आई थी, जब रोजली नाम का एक मर्चेंट शिप जर्मनी से क्यूबा जा रहा था। लंदन टाइम्स के मुताबिक जब शिप बिना किसी दिशा के बहता हुआ मिला तो वो पूरी तरह से खाली लेकिन एकदम सही सलामत था और उसके सेल्स अभी तक सेट थे। रोजली के साथ जो हुआ वो एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सरगासो सी में सदियों तक लगातार इसी तरह की घटनाएं होती रही हैं। 1881 में एलन ऑस्टिन नाम के एक शिप को सरगासो सी में एक खाली स्कूनर मिला। उन्होंने उस टीम को उसमें बिठा दिया और उसे वापस लेकर लंदन की तरफ निकल पड़े। करीब 2 दिन बाद स्कूनर यहां वहां भटकता हुआ मिला और जब उस पर जाकर देखा गया तो वो टीम भी गायब हो चुकी थी। उसका नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लगा जैसे लोगों को उससे निकाल दिया गया हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी हो सकती है कि सरगासो सी सीधे उस एरिया से जुड़ा हुआ है जिसे हम बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। हो सकता है कि इस एरिया में कोई स्टारगेट हो या पोर्टल एक्टिवेशन हो। सरगासो सी में अजीब तरह से गायब होने की रिपोर्ट और उसके साथ बरमूडा ट्रायंगल की रिपोर्ट जो उसे ओवरलैप करता है, क्या इन्हें इस तरह समझाया जा सकता है कि वहां एक स्टारगेट है
प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि इससे आगे के सबूत नॉर्थ अमेरिका की एक सबसे बड़ी झील की गहराई में मिल सकते हैं। लेक मिशिगन, जो मैनिटोबाक विस्कॉन्सिन से लेकर लूडिंगटन और बेंटन हार्बर मिशिगन तक करीब 57,500 किलोमीटर में फैली है। एक और रहस्यमयी जगह जिसे मिशिगन ट्रायंगल कहा जाता है। सरगासो सी की तरह मीठे पानी की बड़ी झील के इस हिस्से में भी बड़े अजीब और रहस्यमयी तरीके से चीजें गायब होती रही हैं। 1937 में मैकफार्लन नाम का एक माल ले जाने वाला शिप था जो मिशिगन ट्रायंगल से गुजरा। शिप का कैप्टन थोड़ी देर सोने के लिए अपने कैबिन में गया और अपने साथी से कहा कि वो एक खास टाइम पर उसे उठा दे। जब उसके साथी ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। वो जब उसे तोड़कर अंदर गए तो कैप्टन गायब हो चुका था। कोई भी पोर्टल खुला नहीं था, कोई खिड़की खुली नहीं थी। वहां ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां से कैप्टन शिप से बाहर निकल सकता हो। उन्हें कैप्टन का कभी पता ही नहीं चला। क्या वो शिप से कूद गया था? पता नहीं, लेकिन शिप एग्जैक्टली इस लेक मिशिगन के ट्रायंगल में था। लेकिन लेक मिशिगन के इस इलाके में सिर्फ जहाज ही गायब नहीं हुए हैं, बल्कि मिशिगन ट्रायंगल से करीब 40 विमानों के गायब होने का भी लेखा जोखा मिलता है। 1950 में द मैकफार्लैंड के गायब होने के 13 साल बाद नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 2501, जिसमें 55 यात्री और 3 लोगों का क्रू था, मिशिगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते ही ये गायब हो गई। उसका मलबा कभी नहीं मिला और उसे आज तक ढूंढा जा रहा है। उसका कभी कोई मलबा नहीं मिला। सबकी फैमिलीज मायूस हो गई। वो लगातार मलबे को ढूंढते रहे। लेक मिशिगन के किनारे उनके नाम पर एक मॉन्यूमेंट है, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ना कोई बेल्ट बकल, ना वॉलेट, एक चेयर तक नहीं मिली। एयरक्राफ्ट की कोई भी चीज नहीं मिली और बाद में 6 दिन तक उस एरिया में तलाश की गई। उसके बाद सालों तक बड़े पैमाने पर तलाश जारी रही, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। शिप्स वहां गए तो वो गायब हो गए। एयरप्लेन उस इलाके से गुजरे तो वो गायब हो गए अचानक ही। वो एयरक्राफ्ट और शिप्स यूं ही चले गए। अब जिस तरह से वो गायब हुए, ये सब देखकर मुझे लगता है जैसे वर्म होल जैसी किसी चीज ने उन्हें खींच लिया हो और अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी साइड फंस कर रह गए हो। क्या लेक मिशिगन के मटमैले पानी में एक्चुअली किसी वर्म होल का रास्ता छुपा हो सकता है, जैसा कि रिसर्चर्स बताते हैं? क्या इससे यह समझा जा सकता है कि यहां ऐसी घटनाएं क्यों हुई जिसमें अजीब सी अनगिनत उड़ने वाली चीजें देखी गई, इसके ऊपर भी और इसकी सतह के नीचे से निकलते हुए भी? ऐसे गवाह हैं जिन्होंने सचमुच ग्रीन चमकती हुई डिस्को झील से उड़ते देखा। उन्होंने नीले रंग की गोल चीजों को झील में जाते हुए देखा। स्पेस और टाइम गेट के गेटवेज में एक चमक होती है और वो गोल प्लाज्मा की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि पानी के कुछ हिस्से अक्सर ऐसे होते हैं जहां ये पोर्टल्स अपने आप बन जाते हैं। हो सकता है कि दूसरी दुनिया के लोग इस एरिया में आते रहे हों और शायद ये भी हो सकता है कि वो आज भी एक्टिव हों। इसी वजह से ये यूएफओस दिखाई देते हैं और अजीब तरीके से चीजें गायब हो जाती हैं। इन एरियाज में तकरीबन नामुमकिन है। इनमें से कुछ स्टारगेट्स और पोर्टल्स पानी के अंदर हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। ऐसा हो सकता है कि ये अंडर वाटर पोर्टल का एक नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो, और हो सकता है कि दूसरी दुनिया के लोग इन पोर्टल तक पहुंच सकते हों जो तारों की दुनिया से आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हों। क्या हमारी झीलों और महासागरों की गहराई में ऐसे स्टार गेट्स छुपे हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी दुनिया के लोग आज तक कर रहे हो? और अगर ऐसा है तो क्या एक दिन इंसान भी इन स्टार गेट्स तक पहुंच सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम न सिर्फ पहले से मौजूद स्टार गेट से ट्रैवल करेंगे, बल्कि शायद खुद उन्हें बना भी पाएंगे।
कैलिफोर्निया स्टेट फुलरटन 2013। यहां पब्लिक यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी लैब में फिजिसिस्ट जिम वुडवर्ड ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिनके बारे में उनका मानना है कि ये एक दिन स्पेस में जाने के तरीकों को बदल डालेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि चीज़ों को तेज़ी से कैसे लाया जाए, और उसके लिए प्रोपल्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। प्रोपल्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उन स्पीड्स को हासिल करने के लिए जो लाइट की स्पीड के आसपास हो, आपको उस स्पीड को मेंटेन रखने वाले इनर्शिया को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। और इसीलिए मैं ग्रेविटी और इनर्शिया पर काम करने लगा, और मैंने पाया कि स्पेस टाइम को वाकई तेजी से पार किया जा सकता है। डॉक्टर वुडवर्ड एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी को साबित करना चाहते हैं जिसे मार्क्स प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसके मुताबिक पृथ्वी पर चीजों की गति और पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैली हुई चीजों की गति में सीधा संबंध हो सकता है। वुडवर्ड का मानना है कि अगर ये सही साबित होता है तो इससे स्टारगेट्स में जाने का रास्ता खुल सकता है। ये आइडिया सबसे पहली बार 1883 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्नेस्ट मार्क लेकर आए थे। मार्क्स प्रिंसिपल सिंपली ये बताता है, जब आप एक चीज को पुश करते हैं तो वो वापस आपकी तरफ आती है, और उसकी वजह यूनिवर्स के सबसे दूर के मैटर का ग्रेविटेशनल एक्शन जो उस चीज के थ्रू काम करता है, वो मैटर जो बहुत दूर कहीं है, वही यहाँ की चीजों की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को तय करता है। मैक्स प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, सारी गैलेक्सी जो वहाँ हैं, असल में उनका असर हमारे ऊपर यहाँ पड़ता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्पेस टाइम का फ्लो बिगाड़ते रहते हैं। इसलिए भले ही आप उसे देख ना पाते हो, लेकिन आपके आसपास की दुनिया उसी से तय होती है जो आपसे लाइट ईयर्स दूर हो रहा है। मार्क्स प्रिंसिपल में डॉक्टर वुडवर्ड का शुरुआती इंटरेस्ट वर्म होल्स बनाने के लिए नहीं था, बल्कि वो अंतरिक्ष यान के पीछे से कोई मैटर बाहर निकाले बिना प्रोपल्शन पैदा करके स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाना चाहते थे। प्रोपल्शन को लेकर हमारी सोच यही है कि हम किसी चीज के पीछे से कुछ बाहर फेंकते हैं, तो हमारे पास रॉकेट है जो पीछे से गर्म गैसेस बाहर फेंकता है, एक जेट इंजन है जो सामने की तरफ से हवा खींचता है और पीछे से बाहर फेंकता है। तो ज्यादातर हमारे प्रोपल्शन सिस्टम का यही बेसिक प्रिंसिपल है, पीछे से चीजें बाहर फेंको और आगे बढ़ो। मार्क्स प्रिंसिपल की सोच शायद एक सर्फ वेव की तरह है। आप एक लहर पर चल रहे हैं और वो आपको आगे बढ़ा रही है, आपको पीछे से कोई भी चीज फेंकने की जरूरत नहीं है। इस तरह के इफेक्ट में सबसे पहले स्पेस में एक वेव बनाना जरूरी है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वुडवर्ड ने यह पाया कि मार्क्स प्रिंसिपल में प्रोपल्शन से आगे की बात हो सकती है। उनका मानना है कि इससे ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स बनाए जा सकते हैं जिनके जरिए हम ब्रह्मांड के सबसे दूर दराज के कोनों तक जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि अगर वैज्ञानिक किसी तरह ऑर्डिनरी मास को इस दूर के मैटर के असर से अलग या डीकपल कर पाएं, तो शायद बहुत बड़ी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है। इस प्रिंसिपल में आपको ऐसी डिवाइसेस बनानी आनी चाहिए जिनसे आप मैटर को यूनिवर्स के डिस्टेंट मैटर की ग्रेविटी के असर से बचा पाएं, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप स्टारगेट्स आसानी से बना सकते हैं। मार्क्स प्रिंसिपल के होने ना होने पर अभी भी वैज्ञानिकों में बहस चल रही है, लेकिन डॉक्टर वुडवर्ड का मानना है कि उनके एक्सपेरिमेंट इसके होने का सबूत दे देंगे। वो लेड जर्कोनियम टाइटेनेट क्रिस्टल्स, जिन्हें PZTs कहा जाता है, उनके ढेर से बिजली चलाकर उस डिवाइस के बाकी मास को एक्सेलरेट करके टेम्पररी चेंज कर रहे हैं, जिसे वो मार्क इफेक्ट थ्रस्टर कहते हैं। अगर मार्क्स प्रिंसिपल सही है तो मार्क थ्रस्टर के मास में उतार चढ़ाव आने पर वो यूनिवर्स के डिस्टेंट मैटर से मिलेगा, जिससे वो झटके से थोड़ा आगे बढ़ेगा जो नजर आएगा।
ये सब इस लोकल डिवाइस और यूनिवर्स के बाकी मैटर के बीच ग्रेविटेशनल कनेक्शन की वजह से हो रहा है। हमने यहाँ फैराडे केज में मार्क इफेक्ट थ्रस्टर लगाया हुआ है और ये बीम के आखिर में लगा हुआ है। कुछ ऐसे थ्रस्ट बैलेंस को हम एक वैक्यूम चेम्बर में इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे थ्रस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 1 माइक्रो न्यूटन के बराबर। ये डेटा जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 1 दिन का डेटा है। रेड रेस थ्रस्ट है, डार्क ब्लू ट्रेस वो पावर है जो डिवाइस को दिखाया जा रहा है। ये मैच इफेक्ट का सबसे बड़ा सबूत है। ये लार्ज थ्रस्ट ट्रांजिएंट जब सेंटर फ्रीक्वेंसी चालू होती है और उसके बाद ये थ्रस्ट ट्रांजिएंट जब वो बंद हो जाती है। अगर कोई मार्क्स इफेक्ट नहीं है तो यहाँ इनमें से कोई भी थ्रस्ट नहीं होना चाहिए। क्या डॉक्टर वुडवर्ड के एक्सपेरिमेंट्स वाकई ये साबित कर सकते हैं कि मार्क्स प्रिंसिपल सही है और विज्ञान के जरिए वर्म होल में जाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में हम असली स्टारगेट्स बना पाएंगे? अगर आप इसे करके देखने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज देने को तैयार हैं तो मुझे लगता है कि आप 10 या 20 साल में स्टारगेट्स का एक बहुत ही कच्चा सा प्रोटोटाइप बना पाएंगे। जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है और थियरी के साथ वर्म होल्स के थ्रू मूव करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो जाहिर है कि हमें ये लगेगा कि दूसरी दुनिया से आने वाले पुराने लोग और एलियन सोसाइटीज ने भी हजारों साल पहले इसके बारे में सोचा होगा। क्या वर्म होल्स को लेकर मॉडर्न रिसर्च वाकई ये बताती है कि स्टारगेट्स का विज्ञान की दुनिया में कोई आधार है? और क्या और भी ज्यादा एडवांस्ड एलियंस ने बहुत पहले पृथ्वी पर आने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल किया होगा? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का कहना है कि दूसरी दुनिया के लोगों के यहाँ आने के सबसे दमदार सबूत शायद 3200 साल पुराने इजिप्शियन मंदिर और इसकी दीवारों पर खुदे रहस्यमय चित्र लिपि में मिल सकते हैं। आबिडोस, इजिप्ट। कायरो से करीब 480 किलोमीटर दक्षिण में नाइल रिवर के पास ये 5000 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट पर इजिप्ट के पहले राजाओं को दफनाया गया था। प्राचीन शहर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था जहां दूसरी दुनिया के देवता ओसाइरिस की पूजा की जाती थी। ओसाइरिस ऐसे देवता कहे जाते हैं जो कि इजिप्शियन डायनेस्टिक से पहले के लोगों के लिए बुद्धि और ज्ञान लेकर आए थे। एबिडोस एक ऐसी जगह थी जहां लोग ओसाइरिस से बातें करने आते थे। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर ओसाइरिस को दफनाया गया था। ओसाइरिस ने ही दरअसल फेरोनिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी और वो सबसे पहले फेरो थे। एक मिथ ये भी है कि ओसाइरिस के शैतान भाई ने उनके कई टुकड़े कर दिए थे और उनका सर एबिडोस में मिला और वो वहीं रखा गया। बताया जाता है कि ओसिरिस को एबिडोस में ही दफनाया गया था। ये वो दुनिया है जहां उन्हें फिजिकली इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़े रहकर पहरा देना था। एबिडोस में सबसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण 13वीं शताब्दी बीसी में फेरो सेटी ने शुरू किया था और ये ओसाइरिस को समर्पित है। मंदिर के ओसाइरिस चैपल की दीवार पर बनी एक रहस्यमय चित्रलिपि को लेकर कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये उस बड़ी सी नाव को दर्शाती है जिसमें शक्तिशाली देवता का सर रखा गया था। एबिडोस की निशानी एक बड़ी सी घंटी जैसी शेप की है और फिर उसके टॉप पर यूजुअली 2 पंख बने होते हैं। जब हम ओसाइरिस के सिर की सिंबलिक तस्वीर देखते हैं तो हमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल या मैकेनिकल दिखाई देता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो एंशिएंट एंटेना टाइप का कोई डिवाइस हो।
क्या ओसाइरस का ये चित्र वाकई किसी प्राचीन टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को दर्शाता है जो इतनी जरूरी थी कि इजिप्शियंस ने इस पवित्र मंदिर की दीवारों पर उसका स्मारक बना दिया? और अगर ऐसा है तो ये किस काम आती थी? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स मानते हैं कि इसके और सुराग चैपल के सामने वाली दीवार पर मिल सकते हैं, जहां फेरो सेटी को एक सोलर बार्ज पर सफर करते वक्त ओसाइरस डिवाइस में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया गया है। सोलर बार्ज एक ऐसा व्हीकल था जो कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफर तय कर सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि कई तरह से ये बोट ऑफ द स्टार्स थी। लेकिन अजीब बात यह है कि सोलर बार्ज की शेप आइंस्टाइन रोजन ब्रिज से मिलती जुलती है। तो ये हो सकता है कि सोलर बार्ज पुराने जमाने की बनाई हुई तस्वीर हो, जिसमें उन्होंने एक ल्यूमिनस स्टारगेट को देखा और उसे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह यूज किया गया। अगर हम सोलर बार्ज के चित्र को देखें तो फेरो सेटी का सिर उस पोर्टल से निकलता हुआ दिखाई देता है। शायद फेरो सेटी एक टाइम ट्रैवलर रहे हों जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो जो उन्हें प्राचीन देवताओं से मिली थी। इससे पता चलता है कि सेती ने इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को तारू की दुनिया का इंसान बनाने के लिए किया था, जिससे वो हमेशा स्टारगेट्स और वर्म होल्स में आना जाना कर सके। हो सकता है कि ओसाइरस जैसे देवता असल में दूसरी दुनिया के लोग रहे हों जो पृथ्वी पर आकर इंसानों को कुछ सिखाने के लिए स्टारगेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। क्या इन चित्र लिपियों में वाकई ऐसी किसी डिवाइस का चित्र बनाया गया है जिससे फेरो सेटी टाइम और स्पेस को पार करके आ जा सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इजिप्शियंस और दूसरी प्राचीन संस्कृतियों का सामना दूसरी दुनिया के लोगों से हुआ हो जो स्टारगेट के जरिए पृथ्वी पर आए थे? अगर हमारे आज के साइंटिस्ट अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी सिविलाइजेशन जो हजारों या शायद करोड़ों साल पुरानी है वो भी इसका पता नहीं लगा पाई होगी। याद रखिए, यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है और इसका मतलब है कि संभावनाओं की भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है पहले के लोगों को पता रहा हो कि क्या चल रहा है और वो इन पोर्टल्स और वर्म होल्स के बारे में जानते हो, और इसीलिए हम हजारों साल से एस्ट्रल ट्रैवल, स्टारगेट्स और इंटर डायमेंशनल वॉयजेस जैसी चीजों की कहानियां सुनते आ रहे हैं। अपने लिए इन चीजों का पता हमें दूसरी दुनिया के लोगों से चलता है। उन्होंने ही हमें इसकी जानकारी दी है। हो सकता है कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन में अगला कदम हो। ये इंसानों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा और शायद बहुत पुराने जमाने से ही यही प्लान रहा हो। हमें इन एंशिएंट गॉड ने बनाया हो जो स्टारगेट्स और वर्म होल से यहाँ आते थे, और वो चाहते थे कि एक दिन हम भी उन सितारों में शामिल हो जाएं। क्या पृथ्वी पर वाकई ऐसे स्टारगेट्स हो सकते हैं जो हमें पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैली चीजों से जोड़ते हैं? जिन रास्तों का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के लोगों ने हजारों साल तक किया, उन्हें हम दोबारा ढूंढना शुरू कर रहे हैं। और अगर हम कभी स्टारगेट्स में आने जाने का रास्ता निकाल लेते हैं, तो क्या हम ये पता लगा पाएंगे कि हम हमेशा से दूसरी दुनिया के लोगों से जुड़े रहे हैं?